नेशन न्यूज़ इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर बात कर रहे हैं इस समय ट्रॉमा सेंटर सिविल लाइन से, और आयन आशा वर्करों को लगभग चल रहा है आशा वर्करों को लगभग यहाँ 73 से 75 दिन हो गए हैं और सरकार से गुहार लगाते लेकिन सरकार के कानों पे जू नहीं रेंगी रही है। और जो अधिकारी हैं वो सरकार को गुमराह कर रहे हैं। आरोप लगाया जाता है मनोज गुप्ता जो डॉक्टर हैं वो सरकार को गुमराह कर रहे हैं। और जानकारी लेते हैं कि आशा वर्करों का क्या कहना है। मैडम, क्या नाम है आपका? मीनाक्षी जी, क्या लगता है आप इतने दिन से बैठे हैं, जो पहले दिन बैठे थे चेहरे खुले हुए थे, मुस्कुराहट थी, लेकिन अब दिन पर दिन चेहरे डाउन होते जा रहे हैं, क्या सरकार क्यों नहीं सुन रही आपकी बात? सर देखिए, सरकार हम नहीं जानते कि सरकार क्यों नहीं सुन रही, लेकिन जो नीचे के आयोग वाले हैं, जो स्वास्थ्य मंत्रालय के लोग हैं, वो ऊपर तक बात पहुंचा ही नहीं रहे हैं। और उन्होंने हमारी जो धारणा है वो बहुत अलग कर दी है। सरकार के आगे, स्वास्थ्य मंत्री के आगे बहुत अलग कर दी है कि आशा वर्कर कुछ काम ही नहीं करती है, जबकि जो भी WHO का काम आता है वो सब आशा वर्कर ही करती है। कोई भी काम हो WHO का, पोलियो से लेकर MII तक का काम हो, डेंगू, मलेरिया, जितने भी विभाग के काम इधर उधर के भी काम होते हैं वो भी आशा वर्कर से करवाए जाते हैं। यहाँ तक कि कुछ आशा वर्कर को काम आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए भी दिए जाते हैं कि वो आशा वर्कर ही करे। तो इन लोगों ने जो है ये बातें ऊपर तक पहुँचाई ही नहीं है। उन्होंने सिर्फ ये रखा गया है कि आशा वर्कर 24 घंटे काम करती है, लेकिन आशा वर्कर 24 घंटे काम करती है, बहुत मेहनत का काम करती है, बहुत रिस्क का काम करती है, अपनी जान को जोखिम में रख कर काम करती है। आशा वर्कर को एक टाइम में जो है फ्रंटलाइन वर्कर भी कहा जाता था, कोरोना योद्धा भी कहा जाता था, लेकिन आज हम 73 दिन से यहाँ पर बैठे हुए हैं और हमारे को ना सरकार देखने आई है, ना स्वास्थ्य मंत्री जी देखना आए हैं, ना राज्य सरकार देखने आई है। ऐसा क्या मांग लिया आपने जो सरकार आपसे घबरा रही है और अधिकारी आपकी बातों को मंत्री तक नहीं पहुँचा रहे हैं? देखिए सर, ऐसा तो कुछ ज़्यादा मांग नहीं लिया है। हमने मांगा है हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, क्योंकि हम सरकार का सारा काम करते हैं, स्वास्थ्य का सारा काम करते हैं, WHO का सारा काम करते हैं, पोलियो का सारा काम करते हैं, इसलिए हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। दूसरा कि हमने उनसे मांगा हमें पॉइंट ऑफ कर दिया जाए, जो हमारे को 12 पॉइंट पे पैसा मिलता है, 3000 रुपये कोर इंसेंटिव जिसको कहते हैं वो मिलता है, वो भी हमें पॉइंट पे दिया जाता है। अगर हम 5 पॉइंट बनते हैं किसी कारणवश तो हमें वो 500 रुपये दिया जाता है, 3000 रुपये नहीं दिया जाता। और दूसरा हमने मांगा है कि हमें ESI लागू की जाए कि जब हम बीमार हो तो किसी अस्पताल में जाकर हम अपना और अपने परिवार वालों का इलाज करवा सकते हैं। और चौथा हमने मांगा है कि हमें पेंशन दी जाए, जब हम रिटायर हो या किसी कारणवश हमारे को जॉब से रिजाइन देना पड़े तो हमारे को पेंशन दी जाए। तो हमने सर यही मांगे तो मांगी है, कहाँ ज़्यादा मांगे। तो मीनाक्षी, जिस तरीके आप बता रही है सारे सरकारी आंकड़ों का डेटा आप लोग देते हैं, और जो अधिकारी बैठे हैं AC के अंदर और शीशे के अंदर उन आंकड़ों के अंदर हेराफेरी कर देते हैं, और जो पैसा आता है उस पैसे का ये बंदरबांट कर देते हैं, तो आप तक वो पैसा आता नहीं। अच्छा, क्या चल रहा है मामला? सर देखिए, हमारा काम जो भी है वो पोर्टल पे दिखाई देता है। पोर्टल पे क्या होता है कि कभी कभी घपलेबाजी होती है। अब एक बात बताइए, हमारा चार हिस्सों में जो सैलरी आती है 4 हिस्सों में आती है। अब मान लीजिए कि हमारी जून की सैलरी है, तो वो जून की सैलरी 25 जून को डायरी हमारी ANM और डॉक्टर के थ्रू रजिस्टर्ड होगी, मोहर लगेगी। उसके बाद वो सैलरी हमारे को 25 जुलाई में मिलेगी, यानी कि 1 महीना रोक के मिलती है वो सैलरी हमारे को। हम लोगों के साथ इतना ज़्यादा शोषण हो रहा है कि सरकार को कुछ भी नजर नहीं आ रहा। यहाँ तक कि पोर्टल में देखिए, अब मैं बताती हूँ, पोलियो का काम हमसे करवाया गया, 2 बार के पोलियो के पैसे अभी तक नहीं आए हमारे साथ। अब सारा काम इन्होंने ऑनलाइन कर दिया है। अब हमारी कोई मीटिंग होती है तो उसमें भी हमारे को इंसेंटिव मिलता है, वो इंसेंटिव भी हमारे को नहीं पता चलता कि वो कौन से वाले खजाने में जा रहा है, कौन से अकाउंट में जा रहा है। खजाने का मतलब अकाउंट में जा रहा है, ठीक है। सब कुछ इन्होंने ऑनलाइन कर दिया है। देखिए, हमारे घपला बहुत होता है। हम लोग जब पूछते हैं कोऑर्डिनेटर से कि मैडम हमारी जो हमारी ट्रेनिंग हुई थी उसका पैसा नहीं आया, तो हमने तो इशू कर दिया है, आप लोग अपने अकाउंट में चेक कीजिए। जब हम अकाउंट में चेक करने जाते हैं तो हमारे को इंसेंटिव हमारे को नहीं मिलता। जिस तरह हमारी ट्रेनिंग भी होती है तो ट्रेनिंग में भी हमें कुछ पैसा दिया जाता है, वो भी अब इन्होंने ऑनलाइन कर दिया कि ऑनलाइन बैंक में आएगा, लेकिन वो ट्रेनिंग का पैसा भी हमारे को पता ही नहीं चलता कि वो कब आया और कब गया, क्योंकि कई बार तो मैसेज भी नहीं आते हैं। मीनाक्षी जी, अभी आपने कुछ दिन पहले सौरभ भारद्वाज जी का जो पैतृक स्थान है, निवास स्थान है, उसे आपने घेरने का प्रोग्राम बनाया था, तो वो क्या कंडीशनें रही कि आप उनके घर तक नहीं पहुँच पाए? देखिए, जब उनको पता चला कि हम उनके जा रहे हैं, उनके घर के वहाँ जा रहे हैं, तो
बोल दिया कि नहीं आप हमारे दरवाजे पे मत आओ, हम आपकी बात को सुनेंगे। तो उस टाइम उन्होंने हमसे 1 हफ्ते का समय मांगा था, लेकिन अब क्या हुआ कि हमने 1 हफ्ते का समय दे दिया। अब हम फिर से मंगलवार को और बुधवार को बैठने वाले थे चिराग दिल्ली में उनके निवास स्थान पे। उन्होंने हमें फिर रोक दिया, उन्होंने बोला कि आप मंगलवार को आना, यानी आज के दिन आना। तो आज हमारे जो दावा यूनियन के अध्यक्ष हैं जो वो गए हैं, उन्होंने 1:30 बजे का समय दिया था, सुबह 9 बजे आया था सौरभ भारद्वाज जी का फोन कि आप हमारे ऑफिस में आके मिलिए। अब देखिए हमारे जो यूनियन के अध्यक्ष हैं वो गए हुए हैं, अब जिस तरह से जब वो आएंगे तो पता चलेगा कि क्या हुआ। मीनाक्षी, क्या लगता है आज की मीटिंग से कुछ हल निकलेगा? जब आपको 73 दिन से नहीं निकला तो क्या लगता है कि आज तक कुछ हल निकलेगा आपका? सर मुझे तो उम्मीद वैसे बहुत कम है कि कुछ निकलेगा। जो 73 दिन से उन्होंने नहीं सुना, 1 हफ्ते का समय देगा तब नहीं सुना, 1 हफ्ते से ऊपर हो गया, यानी 10-12 दिन ऊपर हो चुके हैं। मुझे तो उम्मीद बहुत कम है, लेकिन फिर भी देखते हैं कि शायद उनके कानों में कुछ चूक रह जाए और कुछ हमारे बारे में सोच ले। तो हर फिर के ऊपर है, हमें भी पैसे की जरूरत है, हम भी चाहते हैं कि हम भी काम पे वापस जाएं, इज्जत मान के साथ जाएं, अपना सर ऊंचा करके जाए, खुशी खुशी जाए कि हमें भी अच्छा वेतन मिले, हम भी परमानेंट हो, हमारी जो इंसेंटिव मुक्त कर दिया जाए हमें, और हमें परमानेंट सैलरी मिले। हम उसके साथ वापस जाना चाहते हैं, लेकिन देखते हैं क्या होता है। मीनाक्षी जी, जिस तरीके से सरकार पर एक संकट मंडरा रहा है कि कभी किसी के यहाँ छापा पड़ रहा है, कभी किसी के यहाँ ईडी का छापा पड़ रहा है, सरकार इस समय संकट में है और आपको तो सरकार का साथ देना चाहिए ना। सर सरकार का साथ दे रहे तभी तो हम लोग आज यहाँ बैठे हैं। सरकार ने ऐसे घोटाले किए ही क्यों जो उनको फंसाया जा रहा है, या उनको अपने घोटालों के बारे में कुछ ब्यौरा देना पड़ रहा है, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही। क्या एक बात बताइए, क्या वो सब आशा वर्कर्स के ही खजाने में से निकाल कर उन्होंने अपना जो है ये सब किया है? नहीं ना, हमने उनको इसलिए तो नहीं चुना था ना चुनाव में कि आप घोटालों में फंसते जाएं और अब मतलब आप अपने गुनाह छुपाने के लिए, और हम बेचारी आशा वर्कर्स का जो हम आशा वर्कर बैठे हैं इनका इंसेंटिव काट लेंगे, इनको परमानेंट नहीं करेंगे, इनकी सैलरी नहीं बढ़ाएंगे। देखिए सर, सैलरी तो हर किसी की होती है, तो हम ही क्यों जो हमें इंसेंटिव में काम, कोई भी आप ले लीजिए, गार्ड ले लीजिए, MCD वाले ले लीजिए, सबको सैलरी मिलती है, हम आशा वर्कर ही ऐसे क्यों है? या आंगनबाड़ी वर्कर ले लीजिए, उनकी जो हेल्पर उन सबको परमानेंट सैलरी मिलती है, आशा वर्कर ही क्यों उन्होंने ऐसे रखी हुई जिनको सिर्फ इंसेंटिव पे काम करना है। मीनाक्षी जी, ऐसा तो ही लगता है कि एक स्त्री की जो बदुआ मुँह से निकल जाती है तो वो सत्यानाश ही होता है। क्या आप जो यहाँ बैठे हैं जब से, क्या सरकार का सत्यानाश करने के लिए बैठे हैं? सर हम सत्यानाश करने के लिए तो नहीं बैठे हैं, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं बदुआ तो जरूर लगेगी, क्योंकि हम भी 2.5 महीने से 73 दिन से यहाँ पर बैठे हुए हैं और सरकार हमारी बातें सुन नहीं रही है, मान नहीं रही है। तो बदुआ तो लगेगी, हमारे नहीं लगेगी, हमारे बच्चों की लगेगी कि हमने कोरोना टाइम में इतनी सरकार की मदद की और हम लोग ऑक्सीमीटर वगैरह सब लेकर आते थे, दवाइयाँ लेकर आते थे, क्वारंटीन करने जाते थे, हॉस्पिटलाइज करवाते थे, उनके घरों का सर्वे करते थे, 30 घरों का सर्वे करते थे हम लोग जाके, दिनों रात हमने मेहनत की। हमने ये सब करने के बाद भी सरकार ने हमारी तरफ नहीं देखा, तो बदुआ तो सब लगेगी। मतलब संकट के समय में हर कोई नॉर्मल हो जाता है, तो ये आशा वर्करों को भी संकट के समय सरकार को साथ देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए सर। आप ये देखिए, जो कोरोना काल में सरकार ने जब हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए थे तो वो किस लिए बरसाए थे? क्या वो हमारे लिए नहीं थे? क्या हम सरकार का काम नहीं करते? क्या हम स्वास्थ्य का काम नहीं करते? क्या हम WHO का काम नहीं करते? क्या हम पोलियो का काम नहीं करते? सरकार से कोई ये पूछने वाला हो कि ऐसा कौन सा काम है जो हम नहीं करते? कभी सरकार ने पोर्टल उठाकर देखा है? आप बताइए, कभी देखा है? कभी सरकार को ये पता है कि हम कितने पॉइंटों पे काम करते हैं और क्या क्या काम करते हैं, क्या क्या इंसेंटिव आया और क्या क्या इंसेंटिव नहीं आया? और इंसेंटिव ही क्यों, आप हमें सैलरी क्यों नहीं दे सकते? ऐसा क्या कर दिया हमने? ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया हमने जो आप हमें सैलरी नहीं दे सकते इंसेंटिव? देखिएगा, रोष है आशा वर्करों को साथ में, क्योंकि ये खुद कह रहे हैं कि हमने इनको 16-17 साल दे दिए, 11-11 साल दे दिए, लेकिन सरकार को भी तो सोचना चाहिए और सरकार बनाने में इन आशा वर्करों का बहुत बड़ा योगदान रहता है, क्योंकि क्षेत्र के अंदर सारा ही जो क्षेत्र होता है, जो इनको कुछ क्षेत्र दिया है, क्या दिया जाता है मैडम? ये देखिए, 2000 की पॉपुलेशन में काम करना होता है, 400 घरों का सर्वे करना होता है, 400 घरों का सर्वे, पूरा एक चीज देखनी है। 400 घरों का सर्वे करने का मतलब है एक परिवार के अंदर हम 6 व्यक्ति माने तो वोट बैंक बहुत बड़ा बन जाता है और आशा वर्कर ही सरकार को बनाने में काम करते हैं।
तो सरकार को इनकी बातें माननी पड़ेंगी और सरकार को इनसे आके इनके जो धरना स्थल पर आके उनको आश्वासन देना पड़ेगा और इनकी बातों को मानना पड़ेगा, क्योंकि सरकारी डेटा जो हैं यही पूरा करती हैं। कैमरामैन मीनाक्षी के साथ मनोज पिप्पल, दिल्ली।